प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने स्वप्न वासवदत्तम के कथासार के रूप में तृतीय अंक के कथासार का अध्ययन किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए चतुर्थ, पंचम और षष्ठम सर्ग के कथासार के बारे में जानेंगे। चतुर्थ अंक में जब नाटक प्रारंभ होता है तो पद्मावती वासवदत्ता के साथ प्रमद वन में आती है। साथ में एक दासी भी है। वो सेफेलिका के फूलों के गुच्छों को तोड़ती है। पद्मावती और वासवदत्ता वहीं एक शिलापट्ट पर आपस में बातें करती है। वासवदत्ता पद्मावती से पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हारा पति प्रिय है? तो वो कहती है कि ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उनके बिना मेरा मन नहीं लगता। फिर कहती है कि वो मुझे जितने प्रिय हैं उतने ही वो वासवदत्ता को प्रिय थे। जैसे ही वो वासवदत्ता ये बात सुनती है, भावावेश में आकर के वो कह बैठती है कि नहीं, इससे भी अधिक प्रिय थे। तो पद्मावती तुरंत उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता? वासवदत्ता बात को भांप जाती है और बात को संभालते हुए कहती है कि यदि ऐसा नहीं होता तो वो अपने स्वजनों को क्यों छोड़ती? इतने में उदयन विदूषक के साथ प्रवेश करता है और उन दोनों को आता देख करके दोनों लता मंडप में छिप जाती हैं। धूप तेज होने के कारण राजा विश्राम करने के लिए लता मंडप में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन दासी लताओं को हिला देती है, जिससे भौरे उड़ करके मंडराने लगते हैं। और तब राजा और विदूषक एक शिलापट्ट पर बैठ करके आपस में बातें करने लगते हैं। विदूषक एकांत पाकर के राजा से पूछता है कि हे मित्र, बताओ, आपको देवी वासवदत्ता प्रिय थी या फिर ये पद्मावती? तो राजा कहता है कि पद्मावती प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता से बंधे हुए मेरे मन को वो आकर्षित नहीं कर पाई। यानी बड़ी चतुराई से जवाब देता है कि वासवदत्ता को वो अभी भी नहीं भूल पाया है और इसीलिए उसने बड़ा घुमा करके जवाब दिया कि पद्मावती प्रिय तो है, लेकिन वासवदत्ता में बंधे हुए मेरे मन को वो अभी भी आकर्षित नहीं कर पाई। फिर राजा मजाक में विदूषक से पूछता है कि हे मित्र, अब तुम बताओ, तुम्हें दोनों में से कौन प्रिय है? तो विदूषक कहता है कि हालांकि पद्मावती में भी अनेक गुण हैं, लेकिन देवी वासवदत्ता मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उनमें एक विशिष्ट गुण था कि वे लड्डू का थाल लेकर के सदा मेरे पीछे घूमती रहती थी। जब राजा इस बात को सुनता है तो वासवदत्ता की याद आ जाने के कारण राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विदूषक मुख धोने के लिए पानी लेने के लिए चला जाता है और तब पद्मावती राजा के पास आती है और उनसे पूछती है कि आपकी आंखों में आंसू कैसे? तो राजा बहाना बनाते हुए उसे बताता है कि परागकण आंखों में गिर गए थे, इसी कारण से आंसू आ गए। इसके बाद राजा विदूषक के साथ मगधराज से मिलने के लिए चले जाते हैं और चौथे दिन का नाटक समाप्त होता है। पांचवें दिन के नाटक में यानी पंचम अंक में रंगमंच पर दिखाया जाता है कि पद्मावती के सिर में दर्द है, वो सिर दर्द से पीड़ित है और उसके शयनकक्ष की व्यवस्था समुद्र ग्रह में की गई है। यानी उसके शयन की जो व्यवस्था है वो समुद्र ग्रह में की गई है। ये समाचार सुनकर के राजा विदूषक के साथ समुद्र ग्रह में जाता है और वहाँ पद्मावती को न पाकर के उसी पलंग पर लेट कर के विदूषक से बातें करने लगता है और
सो जाता है, यानी जो पलंग पद्मावती के लिए बिछाया गया था उसी पलंग पर लेट जाता है और विदूषक से बातें करते करते उसे नींद आ जाती है। विदूषक ठंड होने के कारण ओढ़ने के लिए चादर लेने के लिए चला जाता है और इसी समय वासवदत्ता पद्मावती को देखने के लिए समुद्र गृह में पहुंच जाती है। वो सैया पर ओढ़ करके सोए हुए राजा को पद्मावती समझ बैठती है और उसके बगल में जाकर के लेट जाती है। नींद में उदयन सपने में वासवदत्ता को देखता है और उसका नाम लेकर के बड़बड़ाने लगता है। तभी वासवदत्ता को पता चलता है कि वो पद्मावती नहीं है अपितु उदयन है। फिर थोड़ी देर तक पति के मुख को निहारती है, लेकिन फिर सोचती है कि उसे कोई देख न ले, इस डर से वहाँ से जाना चाहती है। लेकिन जाते समय राजा के पलंग से नीचे लटके हुए हाथ को वो ऊपर रख कर के चल देती है। वासवदत्ता का स्पर्श होते ही उदयन आनंद का अनुभव करता है और उसकी नींद टूट जाती है। वह वासवदत्ता को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन दरवाजे से टकरा करके वो गिर जाता है और उसी समय विदूषक वहाँ आ जाता है। राजा उसे वासवदत्ता के जिंदा होने की बात बताता है। विदूषक कहता है कि आपने कोई सपना देखा होगा। इस पर राजा कहता है कि यदि यह सपना है तो फिर निश्चित रूप से यह सपना हमेशा बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। तभी एक समाचार आता है कि मंत्री रोमणवान आरोणी पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। राजा भी ये सूचना पाकर के तुरंत युद्ध के लिए चल देता है और 5वें दिन का नाटक यहीं समाप्त हो जाता है। 6ठे दिन के नाटक में यानी 6ठम अंक में उज्जैनी नरेश प्रद्योत यानी महासेन का कंचुकी रेब्बे और वासवदत्ता की दाई वसुंधरा उदयन से भेंट करने के लिए आते हैं। उधर गोस्वती वीणा के मिल जाने से उदयन को वासवदत्ता की याद आ जाने के कारण उसका मन दुखी हो जाता है। राजा को प्रद्योत के यहाँ से कंचुकी और रेब्बे, कंचुकी जिसका नाम रेब्बे है और धाई वसुंधरा के आने की सूचना मिलती है। राजा उन्हें प्रवेश कराने की आज्ञा देता है और रेब्बे महासेन के संदेश के साथ लाया हुआ उदयन और वासवदत्ता का एक चित्र उन्हें भेंट करता है। वासवदत्ता का चित्र देख करके पद्मावती कहती है कि महाराज, इस चित्र से मिलती जुलती एक स्त्री मेरे पास भी रहती है। इसी समय प्रावर्जक के वेश में योगेंद्रायण अपनी बहन को मांगने के लिए वहाँ आ जाता है और पद्मावती से कहता है कि धरोहर के रूप में रखी गई मेरी बहन आप मुझे लौटा दो। पद्मावती ये कहकर के अवंतिका को लेने के लिए चली जाती है कि तुम्हारे भाई तुम्हें लेने के लिए आए हैं। अवंतिका के घूंघट हटाने पर उसे देखकर के सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और धाय वासवदत्ता को पहचान लेती है। तो योगेंद्रायण भी अपना असली रूप उनके सामने प्रकट करता है और पद्मावती वासवदत्ता से अविनय के लिए क्षमा याचना करती है, क्योंकि वो पद्मावती के पास ही रही है और गलती से कभी कोई अविनय हो गई हो तो उसके लिए वो क्षमा याचना मांगती है। अंत में सभी वहाँ से उज्जैनी चले जाते हैं और भरत वाक्य के साथ नाटक की सुखांत समाप्ति हो जाती है। इस तरह से पहले अंक से लेकर के और 6ठे अंक तक पूरे नाटक का ये कथासार है। कवि ने नाटक को इतना रोमांचक, सरल और सुंदर भाषा में रचा है कि पाठक यदि एक बार पढ़े और मन लगा करके पढ़े तो उसे अद्वितीय आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए नाटक को पढ़ते समय आप एकाग्रचित होकर के प्रत्येक दिन का एक दिन का 6 दिन तक जो नाटक ये चलता है उसको अच्छी तरह देखें तो निश्चित रूप से ये नाटक कितना रोमांचक है ये आप स्वतः ही जान लेंगे। तो इसके बाद हम इस नाटक के नामकरण के बारे में और फिर इस नाटक की शुरुआत जिस प्रथम अंक से होती है उस प्रथम अंक से ही हम शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम
अगले व्याख्यानों में आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। तब के लिए धन्यवाद। हम अगले व्याख्यान में फिर आपसे पुनः मिलेंगे और इस नाटक का नाम स्वप्न वासव दत्तम क्यों पड़ा, इस बात के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।